फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर, जिसमें से आप दो इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो सारे बच्चों से यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करूंगा हमारी एप्लीकेशन के बारे में। आपको पता है कि पिछले एक दिन से और आज का दिन भी अगर मिला लें तो 2 दिन हो चुके हैं कि एप्लीकेशन का सर्वर जो है वो डाउन चल रहा है। तो बहुत ही जल्दी उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, एक आधे दिन का टाइम और लगेगा तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली कल हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक को जो है वो यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपने लॉग इन करना है अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और जैसे ही लॉग इन करेंगे उसके बाद क्रैक करंट अफेयर सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बार आप जरूर चेक करें, आप 12 महीने और 24 महीने की जो सब्सक्रिप्शन लेंगे वो इतने कम प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं, और आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब उसका प्राइस ही यार कुछ भी नहीं है अगर आप उसको परचेज करोगे। इवन 2 साल की जो सब्सक्रिप्शन है उसका भी प्राइस कुछ नहीं, और उसमें इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में हम आपको 3 सेक्शंस देंगे। एक में होगा डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उस दिन का, एक का होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उस दिन के करंट अफेयर्स, एक होगा दोस्तों क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों वीकली सेक्शन। वीकली सेक्शन में भी 3 तरह के सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल्ड वीकली करंट अफेयर्स होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में वीकली करंट अफेयर्स होंगे, एक क्विज सेक्शन होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन में हम आपको कई तरह की पीडीएफ देते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। इसमें पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर जो है वो आपको मिल जाएगा, और इस डिटेल करंट अफेयर को क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ में भी जो है वो आप यूज कर सकते हो। मतलब हम आपको एक पीडीएफ और देते हैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, जिससे आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। एक आपको मिलेंगे दोस्तों टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि एग्जाम से पहले आप जो बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर्स है मंथली उसको रिवाइज कर सको। एक दोस्तों आपको मिलेगी पॉकेट पीडीएफ, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लाइक 1 लाइनर 2 लाइनर में अगर करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हो तो यहां से रिवाइज कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों अगर हम बात करें डेली, मंथली और वीकली करंट अफेयर्स। लेकिन इसी के साथ हम आपको स्मार्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मार्ट का मतलब है टॉपिक वाइज पीडीएफ। टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम से पहले कोई सेक्शन आपका जो है वो वीक है, तो आप इन पीडीएफ्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज, जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी जो है वो हम आपको 20 तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो अपन में एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3 चीजें। कौन कौन सी? एक तो हम करेंगे डिटेल्ड करंट अफेयर बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शन का पीडीएफ फॉर्मेट में, और एक होगा दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग और इकोनॉमी का करंट अफेयर। और साथ ही साथ इसमें क्विज सेक्शन होगा, मतलब आप इसको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना बैंकिंग और इकोनॉमी करंट अफेयर आपको याद रहता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। एग्जाम पीडीएफ का फायदा क्या है कि जितना भी करंट अफेयर होगा पर्टिकुलर उस ईयर का, जैसे जैन, फेब और मार्च 3 महीने निकल चुके हैं, तो एक ही पीडीएफ के अंदर आपको ये करंट अफेयर इकट्ठा मिल जाएगा। मतलब एग्जाम से पहले अगर आप करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हो तो आपको एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना है, और वो कौन सी पीडीएफ है? एग्जाम पीडीएफ। एक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल करंट अफेयर। स्पेशल का मतलब है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें हम आपको डिटेल्ड और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट और इकोनॉमिक सर्वे के देंगे, और साथ ही क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपको पूछ सकता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार साथ में स्टेट की एग्जाम की तैयारी की तो आप करोगे ही करोगे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपको स्टेट करंट अफेयर्स भी जो है प्रोवाइड करेंगे, और इसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ रहे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, ये कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है कि हम अलग से आपको स्टेट करंट अफेयर देंगे, बैंकिंग अलग से देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारा कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल रहा है। और वो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें। इससे आप 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और मेरे कहने पर एक बार चेक जरूर करें, प्राइस देख के जरूर एक बार जो है वो आप
सरप्राइज हो जाओगे। और उसके ऊपर भी यार 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे H10 का, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों रिसेंटली हमने अपना स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो ओपन किया है, जिसका मतलब है अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो यहाँ पे रिजॉल्व की जा सकती है। आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज यहाँ पे भी सॉल्व हो सकती हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जल्दी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो जरूर दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 22 अप्रैल 2021 का। और उससे पहले मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, और ये 700 प्लस लाइक्स का जो टारगेट है वो एक दिन का होना चाहिए। ऐसे नहीं 4 दिन के अंदर आप 700 प्लस लाइक्स दे रहे हो, ये टारगेट जो एक दिन का होना चाहिए। और साथ ही साथ शेयर करना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं। तो आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्री टू रेटिफाई द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो यार इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये ग्रुप क्या है, ये पार्टनरशिप क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो सबसे पहले इसके बारे में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कि दोस्तों ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो प्रोग्राम है, ये 2011 में जो एशियान की आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस थी या मीटिंग थी, 19th एशियान की मीटिंग थी, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। क्या है इसके अंदर कि यार एक तो एशियान जो कंट्रीज होंगी, कितनी कंट्रीज हैं एशियान की, 10 कंट्रीज हैं, और 6 कंट्रीज और जो कि कौन से एरिया में आएंगी, ये आएंगे इधर हमारे पास साउथ पैसिफिक ओशन वाली साइड पे आपको मिल जाएंगे। तो गाइस ये 6 कंट्रीज और 10 कंट्रीज का मिला के ग्रुप बनाया जाएगा, और ये 16 कंट्रीज जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगी। अगर ये साइन हो जाता है तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन 2019 में कुछ बातें जो है वो इंडिया को पसंद नहीं आई, 2-3 पॉइंट जो है वो इंडिया की फेवर में नहीं थे, खास करके इंपोर्ट को लेके, जिसके कारण जो है वो इंडिया इससे बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये इंडिया भी जो एशियन का तो मेंबर है नहीं इंडिया, तो लेकिन 6 कंट्रीज में एक इंडिया भी था, इंडिया इसमें से बाहर निकल जाता है। मतलब 6 की बजाय अब कितनी कंट्रीज रह जाएंगी यहाँ पे, 5। तो 10 और 5 मतलब 15 कंट्रीज का भी ये ग्रुप हो जाएगा, जिसको नाम दिया गया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और मैं सारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि यार एशियन मेंबर्स तो बहुत से बच्चों को पता होगा, मैं बता भी दूंगा, लेकिन ये 5 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए और कौन कौन सी रह चुकी हैं, ये भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा भी आपको। चाइना है दोस्तों इसके अंदर, चाइना के साथ आपको मिलेगा जापान, ऑस्ट्रेलिया आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साउथ पैसिफिक ओशन वाली साइड पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, एक न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 7 हो गया, और साउथ कोरिया जापान जो है वो आसपास है, चाइना जो है वो उसके साथ टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये 5 कंट्रीज हैं, इंडिया जो है वो इससे पुल आउट कर चुका है। तो गाइस कौन सी कंट्री रिसेंटली एशियन की मेंबर है, वो बाय डिफॉल्ट उसने हाँ बोल दी है, उसने रेटिफाई कर दिया कि ठीक है वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, और वो कौन सी है, सिंगापुर। तो याद रखना दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। तो याद रखेंगे 15 कंट्रीज का ये ग्रुप है, 16 का नहीं है। और ये माना जा रहा है कि ये पार्टिसिपेटिंग कंट्री सारी की सारी जब हाँ कर देंगे, और टारगेट है कि 1 जनवरी 2022 को ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है वो जो है क्या हो जाएगा, स्टार्ट ही हो जाएगा। तो इसको भी आपने याद रखना है। तो आप देख सकते हो सिंगापुर रेटिफाइज मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों, 2019 में इंडिया जो है वो पुल आउट कर गया था, लेकिन ये इनिशिएटिव चाइना का, तो चाइना ने अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस रखी, इंडिया को पसंद नहीं आई तो इंडिया ने पुल आउट कर लिया। और 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं और 10 मेंबर्स हैं एशियन के जिसने RCEP को साइन किया था। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली एशियन के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार मैं बोल देता हूँ, ऐसा अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसका मेंबर हैं। इसकी ब्रुनई जो है वो मेंबर है, कंबोडिया मेंबर है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तो आपने मतलब याद रखना है क्योंकि तीनों इकट्ठी बनी हुई हैं। लाओस है ना, इसको लाओ भी कह देते हैं, लाओस या लाओ। और इसके अंदर जो है वो सिंगापुर आ जाएगा दोस्तों, मलेशिया आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा। कितनी होगी, ब्रुनई, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, और ये 7 कंट्रीज यहाँ पे हो चुकी हैं। और हमारे पास अभी बची है म्यांमार, ये याद रखेंगे, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं किसकी, एशियन की। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। एशियन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैंने आपको एशियन के बारे में बता दिए हैं, तो बिल्कुल याद रहेगा। और यस सर, याद रहेगा।
और एक बात आपने और याद रखनी है एशियान के बारे में कि करंटली एशियान का जो हेड है बेसिकली वो कौन है। करंटली एशियान के जो हेड हैं वो है लिम जो खोई। आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिम जो खोई। और ये जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं ब्रुनई से। क्योंकि 2021 की जो प्रेसिडेंटशिप है दोस्तों वो कौन सी कंट्री के पास है, ब्रुनई के पास है। ये आपने याद रखना है। 2 मीटिंग्स होती हैं हर साल एशियान की, तो ये याद रखेंगे। और इस बार होगी 38 और 39। 38 तो दोस्तों अप्रैल में ही होनी है, लेकिन ड्यू टू कोविड शायद जो है वो ना हो पाए। लेकिन एक होगी नवंबर के अंदर 38 और 39, और दोनों का चेयरमैनशिप जो है वो कौन करेगा, ब्रुनई करेगा। लास्ट ईयर 2020 में कहां पे हुई थी, 2020 में हुई थी वियतनाम के अंदर। कहां पे हुई थी, वियतनाम के अंदर। तो बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने न्यूज डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंट्री क्रिकेट एसोसिएशन वन आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों 4 अवार्ड में से एक अवार्ड है। आईसीसी ने ये डेवलपमेंटल अवार्ड जो है वो स्टार्ट किए थे इस बार कोई नए इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आईसीसी ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। और दोस्तों एक बात आपने जरूर याद रखनी है इसके अंदर, ये अवार्ड दोस्तों 2020 के लिए दिए जा रहे हैं। 2020 में जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल प्रोग्राम स्टार्ट किए थे क्रिकेट से रिलेटेड या कंट्रीब्यूशन दी थी क्रिकेट को लेकर अलग अलग एक्सेप्शनल प्रोग्राम के थ्रू, उनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं दोस्तों, डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, क्रिकेट फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर एंड क्रिकेट फॉर सोशल इंपैक्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। तो हम यहां पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट की चारों में से, और वो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। और ये मिला है दोस्तों अर्जेंटीना क्रिकेट एसोसिएशन को। किसको मिला है, अर्जेंटीना क्रिकेट एसोसिएशन को, क्योंकि इन्होंने साउथ अमेरिका के अंदर जो लोकल ऑडियंस है उनको क्रिकेट से रिलेटेड क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। तो मतलब डेवलप किया है यार क्रिकेट को अपने एरिया में। तो इसलिए ये किसको मिलता है, अर्जेंटीना क्रिकेट एसोसिएशन को। ब्राजील को मिलता है 100% क्रिकेट फीमेल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, मतलब फीमेल्स को वहां पे जो है या वुमेन को गेम के अंदर जो है वो डेवलप करने के लिए साउथ अमेरिका के अंदर ये अवार्ड दिया गया। किसको, ब्राजील को दिया गया, 100% फीमेल इनिशिएटिव। और वानुआतू, वानुआतू मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने कंट्री नहीं सुनी होगी, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के इधर आपको थोड़ा सा इधर ईस्ट वाली साइड पे आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा जिसका नाम क्या है, वानुआतू। तो वानुआतू क्रिकेट एसोसिएशन ने जो अवार्ड जीता है वो जीता है डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर, डिजिटल फैन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। और क्रिकेट फैंस को पेंडेमिक के दौरान जो है वो चीजें प्रोवाइड की उसके लिए। और युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो उन्होंने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया है, वॉलंटियर किया है, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया कोविड-19 रिलीफ के दौरान। तो मतलब ये सारी चीजें आप जो है वो याद रख सकते हो। इवन मैं आपको स्लाइड के अंदर भी दिखा देता हूं। अर्जेंटीना ब्राजील अमंग विनर्स ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स, और यहां पे देख सकते हो ये हैं दोस्तों वो 4 कैटेगरीज। आईसीसी डेवलपमेंट क्रिकेट अवार्ड अर्जेंटीना को, फीमेल क्रिकेट अवार्ड जो है वो क्रिकेट ब्राजील को, और फैन एंगेजमेंट ईयर ऑफ अवार्ड वानुआतू को, और क्रिकेट फॉर गुड सोशल इंपैक्ट युगांडा को मिला है। और आप देख सकते हो कि अलग अलग इंफॉर्मेशन यहां पे जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों आईसीसी के बारे में जो है वो आपने याद रखना है। आईसीसी का गठन जो है वो 1909 में किया गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। इसका हेडक्वार्टर हर बच्चे को पता है दुबई में है, और चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेग बार्कले। और सीईओ मनु साहनी है। ये दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, उल्टा कराते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, सीईओ जो है वो मनु साहनी है, चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले हैं। और इसको याद करने का मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं, चेयरमैन और इधर आपको लिखा ग्रेग बार्कले। तो आप देखो इधर बार पकड़ लो, इधर चेयर पकड़ लो, मतलब यार चेयर पे एक बंदा बैठा हुआ है बार के अंदर। तो सिंपल चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले। तो सिंपल आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आप करते रहा करो थोड़ी बहुत चीजें, और इंटरेस्ट भी बना रहेगा और याद भी रहती रहेंगी चीजें। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ए नियो बैंक, जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया नियो बैंक, विच वॉज लॉन्च्ड बाय गूगल पे क्रिएटर्स विद द पार्टनरशिप ऑफ फेडरल बैंक। तो जो गूगल पे के क्रिएटर्स हैं यार, उन्होंने एक नियो बैंक जो है वो लॉन्च किया है। बेसिकली वैसे तो ये 2019 में स्टैब्लिश कर लिया गया था, लेकिन अभी जो है वो इसकी एंड्रॉयड ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, iOS ऐप जो है वो जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी। तो जो गूगल पे के क्रिएटर्स हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया, लेकिन एक बैंक के साथ पार्टनरशिप करके, और वो बैंक कौन सा है, फेडरल बैंक है। इस चीज को आपने याद रखना है। और ये किन लोगों के लिए
किया है जो मिलीनियल्स हैं। मिलीनियल्स का जनरली अगर हम मतलब लें सिंपल लैंग्वेज में तो 1991 से लेके 1981 से लेके जो 1996 के बीच में पैदा हुए हैं उनको कहा जाता है मिलीनियल्स। मतलब उनकी जो सैलरी है उनको आगे बढ़ाने के लिए नियो बैंक जो है वो सिस्टम स्टार्ट किया गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यार पहले तो नियो बैंक होता क्या है, तभी आपको समझ आएगा कि मतलब गूगल पे के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने क्यों ये स्टार्ट किया है। तो नियो बैंक यार कोई फिजिकल बैंक नहीं है, ये बैंक जो है वो ऑनलाइन काम करता है, फिजिकल बैंक होता है, वर्चुअल बैंक होता है, फिजिकल बैंक नहीं होता। और इसकी कोई ब्रांचेज नहीं होती क्योंकि फिजिकल है ही नहीं है, और इसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं होता। तो अगर लाइसेंस नहीं होता फिर काम कैसे करते हैं ये यार, किसी ना किसी कमर्शियल बैंक के लाइसेंस के ऊपर जो है वो काम करते हैं। मतलब उनका पार्टनरशिप होता है किसी ना किसी कमर्शियल बैंक के साथ। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो कि जो गूगल पे क्रिएटर्स हैं इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करके खोला है, फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप करके खोला है। तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो यार नाम क्या है, फाई। और ये क्वेश्चन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर कर रहा हूं, ये बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन 99% चांस है कि ये आएगा ही आएगा। तो फाई जो है वो नाम होगा, और फाई से आप याद रखोगे एफ जो है वो फेडरल बैंक के लिए जो है वो यूज किया गया है, और गूगल पे क्रिएटर्स ने जो है वो आई वर्ड यहां पे यूज किया। तो फाई वर्ड जो है वो यहां से आ जाता है। तो बिल्कुल याद रहेंगे, और बैंक भी याद रहेगा फाई से कि एफ से क्या है, यहां पे फेडरल बैंक है। और दोस्तों गूगल पे क्रिएटर्स के जो दो नाम हैं, मतलब को क्रिएटर्स हैं बेसिकली वो, और को फाउंडर्स भी कह सकते हो आप, सुजीत नारायण और सुमित गवलानी, उन्होंने इसको जो है वो स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे रखा गया, बेंगलुरु के अंदर। कहां पे रखा गया, बेंगलुरु। और इसमें फेडरल बैंक के बारे में भी आप याद रख सकते हैं कि फेडरल बैंक की जो स्थापना है दोस्तों 1931 में जो है वो की गई थी, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं श्याम श्रीनिवासन। कौन है, श्याम श्रीनिवासन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों, फेडरल बैंक का केरला के अंदर। और इसकी टैगलाइन क्या है, यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्या है, यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। और आप यहां पे भी देख सकते हैं गूगल पे जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने नियो बैंक खोला है जिसका नाम क्या है, फाई फॉर द मिलीनियल्स। और मिलीनियल्स का मतलब बता चुका हूं, मिलीनियल्स को ही दोस्तों जनरेशन वाई भी कहा जाता है, जनरेशन वाई भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद आती है जनरेशन जेड, और जो आजकल की जनरेशन है इसको कहा जाता है जनरेशन अल्फा। ये अलग अलग जनरेशन के नाम है, इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, मतलब ये आप ही की नॉलेज के लिए है। तो नियो बैंक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्या है, किस तरह की सुविधाएं होंगी, आपको पता लग रहा है। वर्चुअल सुविधाएं जो है वो यहाँ पे दी जाएंगी, बिल्कुल याद रखोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि एसबीआई ने भी अपना नियो बैंक स्टार्ट किया था, किस नाम से, योनो, यू ओनली नीड वन। कोटक महिंद्रा ने भी स्टार्ट किया था 8811 के नाम से। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है ना, कि ये सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन होगा। आप योनो ऐप से कुछ भी कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हो, एफडी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो उसको कहेंगे नियो बैंक। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज द ओनली स्टेट टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है, और इसको आपने याद भी रखना है कि यार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में जो है वो क्या चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल लैंग्वेज में कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। कि यार एक ऐसा लॉ या एक ऐसा कोड जो कि सारे लोगों के लिए एक जैसा हो, मतलब उसमें कोई अलग अलग रूल्स नहीं होंगे, अलग अलग रिलीजन के लिए, सारे लोगों के लिए क्या होगा, एक होगा। खास करके पर्सनल मैटर्स में, जैसे कि आप कह सकते हो मैरिज है, डाइवोर्स है ना, अडॉप्शन है ना, प्रॉपर्टी आगे किसी को जानी है, किसी को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक लॉ के थ्रू होंगी, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी है। लेकिन करंटली हमारी कंट्री के लिए, खास करके हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग लॉज चल रहे हैं। लाइक मुस्लिम लॉ अलग से चल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग से चल रहा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग से चल रहा है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग से चल रहा है, इंडियन डिवोर्स एक्ट अलग है, पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट अलग है। तो इतने सारे लॉज हैं। इवन मुस्लिम लॉज तो कोडिफाइड भी नहीं है, मुस्लिम लॉज कोडिफाइड नहीं है, और उनके रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आज भी चीजें चल रही हैं। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट चल रहा है, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग से चल रहा है। तो मतलब इन सबको हमने एक कर देना है, और सबके लिए जो है वो रूल क्या होंगे, एक होंगे। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की गई है? बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, खास करके मेंस के अंदर। तो आर्टिकल 44 है दोस्तों, आर्टिकल 44 है जो कहता है कि स्टेट शेल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये स्टेट, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि यार उन्होंने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या करना है, लोगों के लिए लागू करना है, उसको सिक्योर करना है। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 44 जो है वो किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये स्टेट के ऊपर यार ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है। आर्टिकल 37 ये बता देता है कि जो डीपीएसपीज हैं
वो इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के अंदर। ये सिर्फ गाइडिंग वैल्यूज हैं जो कंट्री का जो हम कह सकते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी होगी वो जो है वो कानून बनाने के लिए जो है वो इस डीपीएसपी की सहायता ले सकते हैं। ये सिर्फ ड्यूटी है, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसलिए जो है वो आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू नहीं हो पाया पूरे इंडिया लेवल पे, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी जो है वो इसको भी लेके आएंगे, क्योंकि काफी टाइम से इसके ऊपर चर्चा चल रही है। और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों जिसने इसको लागू कर दिया है? गोवा है। बिल्कुल याद रखेंगे, यस याद रहेगा सर। देख सकते हो आप। और रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने इसको मतलब सराहाया है गोवा को कि यार आपने जो है वो ऐसा किया, हमें बहुत अच्छा लगा और ये पूरे इंडिया में भी होना चाहिए। और एक लॉ जो है वो बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई भी एक्ट जो है वो वहां पे आएगा। और आर्टिकल 44 मैं बता चुका हूं, ये किसके बारे में बताता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, डीपीएसपी के अंदर आता है। तो सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा 5-7 मिनट की, ताकि आप इसको अच्छे से जो है वो सीख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टेट का जिक्र हुआ है तो यार गोवा के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है दोस्तों, वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो याद रखेंगे भगत किशोरी जो है वो क्या है, हमारे पास गवर्नर है गोवा के, लेकिन साथ ही साथ वो महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। गोवा का एडिशनल चार्ज है। और यहां पे आपको मिलेगा भगवान महावीर सेंचुरी, याद रखना है दोस्तों, भगवान महावीर सेंचुरी, और साथ में मोलम नेशनल पार्क। मोलम नेशनल वाला क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी के अंदर, इस बार पूछा था उन्होंने मोलम नेशनल पार्क कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया पास्ट अवे। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स का उनको जो है वो जन्मदाता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। हु वाज दिस पर्सन? ये पर्सन कौन थे दोस्तों? और सबने इनका नाम सुना हुआ है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने इनका नाम जो है वो नहीं सुना हुआ। तो मुझे बताएंगे क्या आंसर इसका होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आंसर सीधा ही बता देता हूं। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। इनका नाम है मेदावोलु नरसिम्हम। तो याद रखना है, जो आप नरसिम्हा कमेटी बार बार पढ़ते हो वही है दोस्तों ये नरसिम्हा। तो आपको पता है कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उनमें बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ जो है वो 1998 में नरसिम्हा कमेटी 1 और नरसिम्हा कमेटी 2 उसके हेड जो दोस्तों कौन रहे हैं? मेदावोलु नरसिम्हा। और जितने भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप आजकल रिफॉर्म्स देख रहे हो वो सारे इसी नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू ही चल रही हैं चीजें। तो ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार इनके बारे में आपने याद रखना है। और ये ऐसे पहले पर्सन थे जो रिजर्व बैंक से ही बिलोंग करते थे और उनको आरबीआई गवर्नर लगाया गया। अदरवाइज क्या होता है कि किसी बाहर के बंदे को जो है वो गवर्नर लगाते हैं, या फिर सेबी का है या फिर कोई और कहीं से फाइनेंस कमीशन से उनको लगा देते हैं। लेकिन ये रिजर्व बैंक कैडर से बिलोंग करते हैं और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो नाम याद रहेगा नरसिम्हम। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश। तो यहां पे देख सकते हो आप, चेहरा देख सकते हो इनका, ताकि आपको याद रह सके। एम नरसिम्हा, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म, डाइज। और इनका 94 ईयर्स की एज में देहांत हो गया और कोविड-19 के कारण इनकी जान जो है वो चली गई। तो आप यहां पे देख सकते हैं इन्होंने क्या किया। वैसे तो बहुत से मतलब इनके काम है, मतलब हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के, इवन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि यार वो आरबीआई के गवर्नर कब रहे थे? ज्यादा टाइम तो नहीं रहे। अगर आप उनका टाइम पीरियड देखोगे तो बहुत ही कम टाइम पीरियड तक के लिए जो है वो क्या रह चुके हैं? वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और कब रहे थे वो आरबीआई के गवर्नर, ये आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों साथ में, कि कब वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। तो 1977 में उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। इवन उनको 2 मई को जो है वो बनाया गया था, लेकिन 30 नवंबर को जो है वो चले गए थे एज ए पोस्ट ऑफ द आरबीआई गवर्नर। वो चले गए थे क्योंकि उनको जो है वो सर्व करना पड़ा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फ्रॉम इंडिया एट द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और सिर्फ 7 महीने के लिए वो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। तो दोस्तों चेयरपर्सन रहे हैं कमेटी जो फाइनेंशियल सिस्टम 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998 में, जिसको आप नरसिम्हा कमेटी 1 और नरसिम्हा कमेटी 2 के नाम से जानते हो। यही वो कमेटीज हैं जो आज भी काम कर रही हैं, उन्हीं के थ्रू जो है वो आज चीजें चल रही है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, मर्जर चल रहे हैं यार। अभी आप देखा आपने 10 बैंक मर्ज किए गए हैं, वो मतलब रिकमेंडेशंस किसकी है? नरसिम्हा कमेटी 1 की रिकमेंडेशंस है। नैरो बैंकिंग को स्टार्ट किया गया। नैरो बैंकिंग को स्टार्ट करने का मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। आईसीआईसी का गठन हुआ, एचडीएफसी हुआ, कोटक
कोटक महिंद्रा एक्सिस, तो ये सारे के सारे नैरो बैंकिंग का ही सिस्टम है। ऐसी एक एक्ट बनाया गया, कौन सा, सरफेसी एक्ट जो है वो बनाया गया। सरफेसी एक्ट 2002 में जो है वो नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन ही थी जिसके थ्रू इसको बनाया गया। सरफेसी मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और इसी के थ्रू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाया गया। हमने कल ही डिस्कस किया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो बनाई गई ताकि एनपीए जो है वो कम किए जा सके। इवन आरआरबी की स्थापना के लिए भी जो है वो जोर किसने दिया था, ये नरसिम्हा कमेटी थी, जिन्होंने कहा था कि यार पब्लिक सेक्टर बैंक का रोल जो है वो आरआरबी में होना चाहिए, इनके पास पैसा कहां से आएगा, तो सब्सिडरीज जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की होंगी आरआरबी, मतलब कुछ परसेंटेज जो है वो इनका भी होगा। तो ये मतलब सारी चीजें इन्हीं की करवाई हुई हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, तो यार बहुत ही बड़ा नाम है। और याद रखेंगे इनकी एक बुक का नाम है फ्रॉम रिजर्व बैंक टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किए इन्होंने, इसीलिए इन्होंने बुक लिखी है फ्रॉम रिजर्व बैंक टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बियॉन्ड सम रेमिनिसेंस। तो मतलब नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन साथ में याद रखोगे कि इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। पद्म विभूषण इनको ईयर 2000 में मिला था, इनकी कंट्रीब्यूशन इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो के ऊपर यार मुझे 700 प्लस लाइक्स चाहिए, एक दिन के अंदर चाहिए, ये सारे के सारे शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर पहली बार देख रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, विच एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन रिपोर्ट। तो क्रिप्टो करेंसी अभी जो है वो आप कह सकते हो कि इंडिया में उसके ऊपर चर्चा चल रही है, बहुत ही जल्दी बिल लेके आने वाले हैं, स्पेकुलेशंस हैं, अंदाजे हैं कि यार बैन ना लगा दिया जाए या कोई और कड़ा निर्णय ना ले लिया जाए सरकार की तरफ से, लेकिन आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी के बारे में भी चर्चा कर रही है। इवन आज का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था जिसमें आप पढ़ सकते हो, आज के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव है कि हम एक नई डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करेंगे एज ए क्रिप्टो करेंसी की तौर से। तो मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव न्यूज भी है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते जब तक बिल जो है वो नहीं आएगा। लेकिन ये पूरे इंडिया की आप कह सकते हो कौन सी एक्सचेंज बन चुकी है जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन रिपोर्ट देगी, क्योंकि रिसेंटली जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई है, उसके थ्रू जो है वो आपको बताना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने लोगों ने ट्रेड किया है, कितनी अमाउंट ट्रेड हुई है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना गेन किया है, क्योंकि ये आगे जो है वो टैक्स अथॉरिटीज को बताया जाएगा, फिर टैक्स अथॉरिटी जो है वो उसके हिसाब से जो है वो आगे अपना काम करेंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सी है दोस्तों, बिटेक्स, लेकिन ये इंडिया की नहीं है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से बिलोंग करती है, मतलब यूएई की ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लेकिन इंडिया के अंदर तो काम कर ही रही है, लेकिन इन्होंने अब जो है वो अपनी रिपोर्ट्स को डिक्लेयर करने के बारे में चर्चा कर ली है और ये अपनी डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल। तो अभी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कितना टैक्स लिया जाएगा, लेकिन इसमें यह कहा गया कि जितना भी गेन होगा वो बिजनेस इनकम के थ्रू ही टैक्स जो है वो लिया जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है दोस्तों बिटेक्स, या और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखना है। बिटेक्स बिकम्स द फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर, और इवन इनको सारी की सारी इन्वेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिसेंटली मार्च 2021 में जो है वो अमेंडमेंट की गई थी कि जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनको ये मैंडेटरी है कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज में डीलिंग होगी वो सारी की सारी बतानी पड़ेंगी। प्रूफ ऑफ एग्जैक्ट मनी जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट की है, उनको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो सारा कुछ बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी टू क्रॉस 5 लाख करोड़ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कीवर्ड है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है टोटल एसेट, जितने भी म्यूचुअल फंड जो है वो होल्ड कर रहा है उसको क्या कहा जाता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब इसमें जो है वो म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे और साथ में जो कैश है कंपनी के पास वो भी जो है वो इसके साथ ही आ जाएगा। और 5 लाख करोड़ जो क्रॉस कर चुका है वो है दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड, और ये पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया के अंदर जो इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा दोस्तों, इसमें कुछ भी समझ वाला नहीं है, कुछ भी जो है वो इसमें आपके लिए और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन को याद रखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ भी इसमें याद नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसको एक साल के अंदर कंपेयर करोगे, लाइक 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, तो 3.37 लाख करोड़ जो है वो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट था। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ एक साल के अंदर, मतलब 2020-21 के अंदर जो है वो 5.04 मतलब
लाख करोड़ जो है वो ये क्रॉस कर चुके हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो ग्रोथ देख रहा है 35% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड दोस्तों याद रखेंगे आप। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप साथ ही याद कर सकते हो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। एक तो एसबीआई है दोस्तों, एक साथ में कौन सा है, अमुंडी। अमुंडी जो है वो कंपनी कहाँ की, यूरोप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इन्होंने मिलकर जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड बनाया। इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, विनय एम तोनसे हैं। तो याद रखेंगे विनय एम तोनसे, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसका गठन जो है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का 1987 में हुआ था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021। ये रिपोर्ट का नाम है और रिपोर्ट को टाइटल दिया गया है माई बॉडी इज माई ओन क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। कि यार मेरी बॉडी मेरी अपनी है, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तो मुझे किसी से पूछ के निर्णय लेने की जरूरत नहीं। खास करके ये रिपोर्ट फोकस करती है वुमेन को, क्योंकि वुमेन को लाइक आप कह सकते हो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, लाइक बर्थ कंट्रोल के लिए या किसी भी तरह की सेक्सुअल कंसेंट के लिए जो है वो नहीं पूछा जाता। तो उसके बारे में जो है वो सर्वे किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें बताएगी और ये सर्वे दोस्तों पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इसलिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ही जो इसको बताएगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो इसके बारे में क्या करेगा, चर्चा करेगा। तो यस, यूएनएफपीए जो है ये रिपोर्ट को उन्होंने पेश किया और उन्होंने कुछ खास इंफॉर्मेशन हमें बताई है कि सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 55% महिलाएं ये मानती हैं कि उनको अपनी बॉडी के ऊपर जो है फुल चॉइस है, सेक्सुअल कंसेंट उनसे ली जाती है, सारी चीजें उनसे पूछी जाती है उनके बॉडी से रिलेटेड। सिर्फ 55%, इसका मतलब 45% ये नहीं मान रही हैं। और ग्लोबली 75% जो है कंट्रीज वो लीगली जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन को क्या करती हैं, अधिकार देती हैं, इंश्योर करती हैं, इक्वल असेस मिले कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए, जिसमें इंडिया भी एक है। और अराउंड 71% ऑफ कंट्रीज ये मैटरनिटी केयर के बारे में जो है वो बताती है लोगों को। 71% मतलब अभी भी जो बहुत बड़ा लैक है। 80% कंट्रीज जो है वो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड लॉ भी जो है वो बनाए हुए हैं और 56% कंट्रीज जो हैं वो लॉज और पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, सेक्सुअली एजुकेट भी जो है वो लोगों को करते हैं। मतलब इसमें कोई डाटा आपने याद नहीं रखना, सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन है जो बताई गई है ताकि ये पता लग सके यार एक्चुअल में कहां पे प्रॉब्लम जो है वो लोग फेस कर रहे हैं, खास करके वुमेन जो है वो फेस कर रही हैं। तो ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो सिर्फ आपने रिपोर्ट का नाम याद रखना है, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का आपको पता ही है दोस्तों, यूएन इसको पॉपुलेशन फंड या यूएन एफपीए भी इसको कहते हैं, या इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। 1969 में इसका गठन किया गया था। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि करंटली इसके हेड कौन है, इसके हेड है नटालिया कानेम। नतालिया कानेम इसकी हेड हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह की ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है और ये इसका टाइटल है, और ये सारी चीजें हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली ओलंपियन अहमद हुसैन लाला पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि काफी बच्चे यार लाला जो नाम है उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लाला नाम का बंदा जो है वो क्रिकेट में भी तो है, और वो लाला नाम का बंदा जो है वो दोस्तों कहां से मतलब कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट से, लेकिन उनका नाम है लाला अमरनाथ, वो क्रिकेट से हैं। लेकिन यहां पे आपको क्या पूछा जा रहा है, यहां से आपको पूछा जा रहा है अहमद हुसैन लाला, और ये दोस्तों बिलोंग करते हैं तेलंगाना स्टेट से, एक तो ये याद रखना है, और साथ ही साथ आपने याद रखना है फुटबॉल से ये बिलोंग करते हैं। और एक बात और याद रखनी है, इनकी भी डेथ दोस्तों कोविड-19 के कारण हुई है। 89 ईयर्स ओल्ड थे ये। और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1956 की, सॉरी 56 नॉट 86, 56 की जो ओलंपिक्स थी, मेलबर्न ओलंपिक्स थी, उसमें इंडियन फुटबॉल टीम का ये हिस्सा थे जो चौथे नंबर पे जो है वो आई थी। और ये इंडियन टीम का हिस्सा थे उस टाइम पीरियड पे जब 1958 में एशियन गेम्स हुई थी। उस टाइम पीरियड पे एशियन गेम्स जो है वो टोक्यो में हुई थी, मतलब जापान में हुई थी। और ये हैदराबाद सिटी पुलिस में जो है वो सर्व कर चुके हैं, उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं फुटबॉल टीम के अंदर। मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब को जो है वो कर चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो है वो प्रेसिडेंट कप के लिए इंडियन फुटबॉल टीम को कोचिंग भी प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि सियोल में
होना है। तो इस चीज को आपने याद रखना है, और नाम इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंपॉर्टेंट है, गेम इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें याद रखेंगे। तो आप यहां पे चेहरा देख सकते हो, अहमद हुसैन लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम। तो यार ये स्टेट ने पहले भी लॉन्च किया था खारीफ सीजन के लिए, मतलब खारीफ सीजन 2019 के अंदर जिनकी फसलें खराब हो गई थी तो उनको जो है वो कंपनसेशन दिया गया था इस स्टेट के द्वारा। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। बिल्कुल याद रखेंगे कौन सी स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, जिन्होंने स्कीम को स्टार्ट किया। लेकिन अब क्यों स्टार्ट किया है? अब इन्होंने कहा है कि जो राबी क्रॉप्स हैं 2019-20 की, राबी क्रॉप्स हैं जो 2019-20 की, और उस क्रॉप्स के लिए जिन्होंने लोन लिया था 1 लाख रुपए तक का, तो उस लोन के ऊपर जो है वो हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन अब काफी बंदे यार लोन ले चुके होंगे, इवन उन्होंने लोन जो है वो रीपे भी कर दिया होगा, तो सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है हम आपको क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो सरकार कहती है कि 128.47 करोड़ रुपीस जो है वो डायरेक्टली अकाउंट में डालेंगे, और कितने फार्मर्स में? 6 लाख फार्मर्स के अकाउंट में ये पैसे जो है वो डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश फार्मर्स के लिए बहुत सी चीजें कर रहा है, 65,000 करोड़ रुपीस जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दी वेरियस स्कीम्स। तो यहां पे स्टेट है आंध्र प्रदेश, और अपनी खास स्कीम्स के लिए आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। चीफ मिनिस्टर आपको पता है कौन है? वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी या वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है इनके गवर्नर का नाम, गवर्नर हैं बहुत ही फेमस, और इनको रिसेंटली मिला है कलिंग रत्न अवार्ड, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है उड़ीसा का। और दोस्तों ये हैं पर्सन विश्वभूषण। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखेंगे विश्वभूषण हरिचंदन, इनको कलिंग अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, और इसीलिए आंध्र प्रदेश जो है फेमस है अपने नेशनल पार्क्स के लिए। और नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 याद रखोगे, मैं इसको रब कर देता हूं। कौन कौन से याद रखोगे? राजीव गांधी याद रखेंगे, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। याद रखेंगे श्री वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी, क्योंकि कृष्णा रिवर का बहुत बड़ा रोल है आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहीं पे कृष्णा रिवर के ऊपर एक डैम मिलेगा, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, समझा चुका हूं आपको कि किस तरह से लोन दिया जाएगा, किस तरह से सारी चीजें होंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द इवेंट जेंडर संवाद वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशंस। तो कोई भी जेंडर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे लिए एक संवाद स्टार्ट किया गया, बातचीत का एक जरिया स्टार्ट किया गया, जिसको कहा गया है जेंडर संवाद। तो ये जेंडर संवाद दोस्तों कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, ये आपने मुझे बताना है। तो ये उन्होंने इस मिनिस्ट्री ने अकेले नहीं स्टार्ट किया, इसके साथ जो है वो दीनदयाल उपाध्याय अन्नतोदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। लोगों को जागरूक करना है, खास करके वुमेन एंड गर्ल्स को हमने यहाँ पे क्या करना है, अलग तरीके से जो है वो उनको लीड करना है, उसको आगे जो है वो लेके जाना है। तो इसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। वुमेन एजेंसीज के साथ टाई अप किया जाएगा, ताकि अलग अलग तरह से जो वुमेन है या जेंडर बेस्ड जो भी इश्यूज है उसको खत्म किया जा सके। और ये दोस्तों स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हेड कौन है? नरेंद्र तोमर जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरेना। कौन सी है? मोरेना, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे जेंडर संवाद, बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी दोस्तों पार्टिसिपेट कर रही है, IW वेज। IW वेज का मतलब इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी। मैं पहले बता चुका हूं, एडवांस करना है वुमेन को, गर्ल्स को, तो उसके इनिशिएटिव्स को हमने आगे लेके जाना है। लेकिन इसी के साथ आपने बाकी मिनिस्ट्रीज को भी याद रखना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखनी है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है दोस्तों? अमेठी। बिल्कुल याद रखेंगे, अमेठी है, राहुल गांधी जी को हराया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको पता है रमेश पोखरियाल जी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? हरिद्वार है। कौन सी है? हरिद्वार। कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बात कर चुका हूं, नरेंद्र तोमर जी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरिना है, मध्य प्रदेश के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ होम, चाणक्य कहा जाता है इनको पॉलिटिक्स का, और वो कौन है दोस्तों हमारे पास? ये हैं वन एंड ओनली अमित शाह जी।
और अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर, जहां से पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी इलेक्शन लड़ते थे। इस बार इन्होंने लड़ा है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूंसी पता लग गई, मिनिस्टर पता लग गया, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। विच इंस्टीट्यूट एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो एमओयू साइन कर चुके हैं, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ा सकें कॉपरेटिव्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, इन सब के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। तो इसमें नई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनकी प्रमोशन की जाएगी, किसानों को जागरूक किया जाएगा। तो इसमें कॉपरेटिव एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर्स होंगे उसमें जो है वो कॉपरेशन ली जाएगी। मतलब इस इंस्टीट्यूट की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस का यूज जो है वो किया जाएगा। इसमें क्या होगी? इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्शन रिसर्च प्रोग्राम्स होंगे, स्टडी की जाएगी, इसमें पॉलिसी एनालिसिस होगा, पॉलिसी एडवाइस होगी, कंसल्टेंसी होगी, फार्मर के साथ मिलकर उनको समझाया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, नए तरीके से उनको समझाया जाएगा कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, और नॉन फार्म प्रोडक्ट्स, आर्टिजन प्रोडक्ट्स किस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आईआईटी खड़गपुर जो है वो इसमें क्या देगा? साथ देगा। और रिसेंटली आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आईआईटी खड़गपुर ने दोस्तों एक इंस्टीट्यूट के साथ और टाई अप किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी सिटीज का निर्माण करना था जो आज की जनरेशन को भी सपोर्ट करें और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करें, जिसका इन्होंने इनिशिएटिव का नाम क्या रखा था? बेसिक। क्या रखा था? बेसिक। बेसिक का मतलब था बिल्डिंग असेसिबल, सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज। तो ये जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और आईआईटी खड़गपुर का टाई अप था। तो याद रखना है दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी खड़गपुर एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉट कमीशन, साइंस एमओयू टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लग सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। 1963 के अंदर इसका गठन किया गया था। संदीप कुमार नायक जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ना ही आपको पूछने के चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो कम से कम आप ऑप्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर बुरे दौर में ये क्वेश्चन आ सकता है। और आईआईटी खड़गपुर के बारे में याद करने की जरूरत नहीं, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर, ये याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट साइंड एमओयू विद द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू प्रमोट ट्रेड एंड ब्रिंग इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ कि यार एक सेंटर जो है वो हमारी स्टेट में भी खोलो, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये सेंटर अगर हमारी स्टेट में खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा? नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएंगी, जिससे क्या होगा कि इस स्टेट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो स्टेट की इनकम बढ़ेगी, और स्टेट जीडीपी भी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो मतलब हर तरह से क्या होगा? स्टेट को फायदा होगा। और दोस्तों ये स्टेट हमारे पास कौन सी है? ये स्टेट है हमारे पास हरियाणा। कौन सी स्टेट है? हरियाणा। और ये साइन किया गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है HSIIDC, मतलब ये है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और वो कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां पे लगाएंगे? हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। कहां पे लगाएंगे? फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसी लोकेशन है यहां पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? हरियाणा होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो HSIIDC मतलब हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ एक खोलेंगे कहां पे? फरीदाबाद के अंदर। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से फायदा होगा और सेंटर कहां पे खुलेगा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के फायदे क्या होंगे, बिजनेस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये सारी चीजें वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज और याद रखनी है, वो क्या याद रखना है? नेशनल पार्क्स कहां पे याद रखोगे? हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम कौन सी स्टेट की बात कर चुके हैं? हरियाणा। आज हम 3 कर चुके हैं, याद रखना। पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? गोवा के बारे में जो है वो डिस्कस किया था, मौलम नेशनल पार्क डिस्कस किया था। और दूसरा हमने कौन सा किया था इसके अंदर? भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों आंध्र प्रदेश आज, क्योंकि एक बच्चे ने यार कमेंट किया था कि सर आजकल नेशनल पार्क डिस्कस, कोई यार स्टेट की न्यूज ही नहीं आ रही थी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे पास नेशनल पार्क थे। एक हमारे पास था आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा नेशनल पार्क, एक हमारे पास था श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, एक राजीव गांधी नेशनल पार्क था। तो ये हमने डिस्कस किया। अब हरियाणा की बात आ चुकी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, एक हमारे पास है कालेसर नेशनल पार्क।
हरियाणा के गवर्नर याद रखेंगे सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं वो क्या हैं, हरियाणा के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर सबको पता है मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करना है, 700 प्लस लाइक चाहिए। सब्सक्राइब करना है यार अगर पहली बार देख रहे हैं, और चैनल को और वीडियो को शेयर करना है यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नेक्स्ट आते हैं पहला क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड एक्सटेंडेड द इंश्योरेंस स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर हेल्थ वर्कर्स फॉर हाउ मच टाइम पीरियड। तो यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया इंश्योरेंस स्कीम जो गरीब कल्याण योजना के अंदर स्टार्ट किया गया था, और इस स्कीम का जो बेसिकली जो बेनिफिट था वो सबको मिलेगा, लेकिन खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग थे उनको बेनिफिट मिलना था गरीब कल्याण योजना का। तो इसके अंदर यार इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन वो सबके लिए नहीं था। वो था कि जो लोग हेल्थ वर्कर्स के अंदर आते हैं, जो कोविड 19 से जो है वो आप कह सकते हो लोगों को बचा रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको भी ये हेल्प मिलेगी कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है उनको किया जाएगा, और इवन उनकी फैमिलीज को भी जो है वो इसके अंदर कवर कर लिया जाएगा। तो इसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने प्रावधान रखा था, और जिसकी वैलिडिटी 24 मार्च को दोस्तों खत्म हो रही थी 2021 में, क्योंकि 25 मार्च से आपको पता है कि लॉकडाउन था, लास्ट ईयर लगाया गया था, तो 1 साल की वैलिडिटी थी। अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। और इसमें याद रखना है कितना जो फंड जो है वो दिया जाता था, 50 लाख रुपए दिए जाते हैं हेल्थ वर्कर्स जो कोविड 19 से फाइट कर रहे हैं या कोविड 19 से लोगों को बचा रहे हैं, या फिर जिनकी जान चली गई है कोविड 19 से लड़ते हुए ड्यूटी के अंदर, तो उनको भी जो है ये 50 लाख रुपए का प्रावधान जो है वो रखा गया है। और याद रखना है कौन सी कंपनी जो है इसको इंप्लीमेंट कर रही है, न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है वो इसको क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये सारा का सारा फंड जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये आएगा दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के थ्रू ये फंड जो है वो दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो है वो आगे आएगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है यार, कोई एज लिमिट नहीं है। जितना भी प्रीमियम होगा वो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करेगी, पे करेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन जी, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक। याद रखेंगे दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हो सेंटर एक्सटेंड इंश्योरेंस स्कीम फॉर दी हेल्थ वर्कर्स फॉर 1 ईयर। तो सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कैबिनेट अप्रूवल्स के ऊपर आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने की हैं, रिसेंटली पास हुई हैं। तो सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ब्राजील की एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है ये साइन हुआ है। लेकिन यार इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मतलब आपने कुछ याद रखने वाला नहीं है कि हाँ कौन सा टाई अप हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर याद रखनी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी है, वो है हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, और इसके चेयरपर्सन कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। तो याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं भी है तो रखेंगे। और ये टाई अप जो है वो बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक टाई अप है, मतलब इकोनॉमी को हमने और स्ट्रॉन्ग करना है दोनों कंट्रीज के बीच में थ्रू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और एक ऑर्गेनाइजेशन किसके, ब्राजील की, जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अप्रूवल ऑफ एमओयू जो कि आईसीएआई के साथ हुआ है। और यहां पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आईसीएआई का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, मतलब सिंपली है एग्रीमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, स्ट्रॉन्ग करना है हमने अकाउंटिंग सिस्टम को बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड दी न्यूजीलैंड। फिर एक साइन हुआ है दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें ट्रेड रेमडील मेजर्स जो हैं वो किए जाएंगे। इसमें सिंपल है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं होगा, और जो रूल दोनों कंट्रीज ने बनाया उसी की तरह जो है वो हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये एग्रीमेंट जो है वो बीच में साइन हुए हैं, इन चीजों को आपने याद रखना है। और ब्राजील याद रख सकते हो, प्रेसिडेंट जेल बोल्सोनारो है, कैपिटल ब्राजीलिया है, और करेंसी जो है वो रील। ये सारी चीजें आप याद रखोगे। और इसमें ये भी याद रख सकते हो, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, निहार एन जम्बूसारिया। मैं लिख देता हूं यहां पे, निहार एन जम्बूसारिया। चलो, तो ये तो सिंपल चीजें थी जो आपको हो चुकी हैं। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। इसमें पहला पॉइंट है नेशनल सिविल सर्विस डे 2021 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं यार, उनको तो ये पता ही होगा कि कौन से दिन इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, या फिर बच्चों को नहीं पता इसके बारे में, तो बिल्कुल याद रखेंगे यार कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है अप्रैल 21 को।
और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसके पीछे कारण है कि सिविल सर्वेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करने के लिए, उनकी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने की उनकी नींव है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 21 अप्रैल ही क्यों चुना गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि हमारे पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को जो है वो एड्रेस किया था मेटकाफ हाउस दिल्ली के अंदर 1947 में, और उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को एक नाम दिया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मोहम्मद एड्रिस देबी इतनो नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चैड। तो थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा नहीं इसमें कुछ याद रखना, पढ़ना है सिर्फ खास करके। और रिसेंटली इनके जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो चुकी थी, जिनका नाम था इड्रिस देबी इतनो। तो जब डेथ होगी तो यार उनका बेटा जो है वो अब संभालेगा, तो उनके बेटे का नाम है मोहम्मद, जो कि एक 4 स्टार आर्मी जनरल भी हैं। तो ये सिर्फ 37 साल के हैं और अब इन्होंने कमान संभाल लिया और ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं किसके, चैड के। तो इसका मतलब हमने नाम क्या याद रखना है, मोहम्मद, महामत, ये याद रखेंगे, महामत, है ना, इस तरह से याद रखोगे। और यहाँ पे कंट्री कौन सी है, चैड, और चैड की कैपिटल याद रखेंगे, चैड की कैपिटल क्या है, एन डजमेना, DJAMENA, डजमेना, याद रखेंगे। करेंसी जो है वो सेंटर अफ्रीकन CFA फ्रैंक है, मैक्सिमम कंट्रीज की यही है अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट, इंडियाज 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका रिटर्न्स टू केप टाउन। तो जो है वो केप टाउन में वापस आ चुका है। 94 डेज का जो है वो यहाँ पे टोटल टाइम ये माना जा रहा है, 12,000 नॉटिकल माइल्स की ये जर्नी, और 10 अप्रैल 2021 को साउथ अफ्रीका में जो है वो केप टाउन में जो है वो वापस आ गया। और इसमें जो इंडिया की तरफ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मार्मेगांव पोर्ट गोवा से जो है वो अंटार्कटिका की तरफ चला था 7 जनवरी 2021 को। और इसमें जो वेसल यूज हुई थी, आइस क्लास वेसल थी, वो थी MV वेसिली। तो याद रखेंगे MV वेसिली गोलोवनिन, गोलोवनिन, ये याद रखना है दोस्तों, आपने वेसल का नाम जो है वो जरूर याद रखना है। और हमारे वहां पे 2 सेंटर्स, 2 रिसर्च सेंटर, जिसका एक का नाम है भारती, एक का नाम है मैत्री। मैत्री को लीड कर रहे हैं रविंदर संतोष और भारती को लीड कर रहे हैं अतुल सुरेश कुलकर्णी। ठीक है, तो इतना का याद रखना आपने दोस्तों। नेक्स्ट, इकरा मिटिगेटेड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 बाय 0.5%। पहले इकरा ने कहा था कि जो इंडिया की ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 22 में वो होगी 10 से 11%, लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि 10 से लेके 10.5% तक होगी, क्योंकि अब उनको लगा कि यार इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, जिसके कारण जो वो ग्रोथ क्या होगी, 0.5% कम होगी। ये जो सब प्रोजेक्शंस हैं, है ना, बढ़ेगी कम होगी, ये तो तभी पता लगेगा जब एग्जैक्टली आएगा। तो इकरा के बारे में याद रख सकते हो, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ये मूडीज जो USA की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इसको परचेज किया हुआ है, मतलब ये फुली ओन्ड बाय मूडीज कॉर्पोरेशन है। 1991 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा में है। MD और CEO कौन है, N शिवरामन, N शिवरामन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है बियॉन्ड द पैंडेमिक बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक। मतलब किस तरह से कितना इफेक्ट होगा पैंडेमिक से उबरने के लिए, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा खास करके एशिया और पैसिफिक को। किसकी रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आप थोड़ा सा इतना दिमाग में रखेंगे कि हाँ, एक ऐसी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी, किसकी तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की गई थी। और यूनाइटेड नेशन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये हमारे पास है, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ESCAP, एस्कैप। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों एस्कैप का, वो कहां पे है, बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, इंडिया इलेक्टेड टू 3 बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, सिर्फ इकोसॉक के बारे में जो है वो आप क्या रखोगे, याद। ये इकोसॉक जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। और 3 ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया जो है वो इलेक्ट हो चुका है, और भी बहुत सी कंट्रीज इलेक्ट हुए हैं, एक नहीं बहुत सी कंट्रीज इलेक्ट हुए हैं। और 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, एक है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर। तो ये 3 साल का टाइम पीरियड जो है वो 1 जनवरी 2022 से क्या होगा, इंडिया का सिलेक्टेड होगा। इन तीनों बॉडीज का मेंबर जो है वो इंडिया इलेक्ट हो चुका है। तो इकोसॉक की ये ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 21 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल था। व्हाट वाज द पेड अप कैपिटल ऑफ RBI व्हेन इट वाज कमेंस्ड ऑपरेशन। जब 1 अप्रैल 1935 को ये स्टार्ट हुआ था, तो बहुत ही सिंपल है। और जब स्टार्ट किया गया दोस्तों, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसमें मैक्सिमम शेयर जो है वो प्राइवेट एंटिटीज का ही था। तो इसमें जो है पेड अप कैपिटल कितनी थी, 5 करोड़ रुपए थी। तो याद रखेंगे 5 करोड़ रुपए जो पेड कैपिटल थी। सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर इज द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड।
तो आपको पता है कि दो प्रिंटिंग प्रेस कंपनीज के नाम से जो है वो 4 जगह पे प्रिंटिंग प्रेस चलती हैं, और एक है भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है हमारे पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब एक इंडिया की एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट की एंटिटी, एक प्राइवेट एंटिटी है। तो 2 जगह वहां पे आएंगी, तो कुछ जगह यहां पे आएंगी। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन सी इसके अंदर आती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आती हैं। तो कल इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और साथ में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं सबकी क्वेरीज के आंसर कर रहा हूं। 700+ लाइक्स चाहिए दोस्तों एक दिन के अंदर। सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके आपको। शेयर करना है यार इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है यार कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर इंप्रूव होगा, आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन जरूर इंप्रूव होगा। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर 2-3 महीने से वीडियो देख रहे हैं और हमारा इतना ज़्यादा जो है वो इंप्रूव हो चुका है कि एसबीए के एग्जाम में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए और उनका क्लियर हो चुका है। आप कमेंट पढ़ सकते हो, बहुत से बच्चों के आते हैं, मैं खुद रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मतलब पीडीएफ से पढ़ोगे और वीडियोस को देखोगे तो क्यों नहीं होगा। सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो होना ही चाहिए यार, क्यों नहीं होगा। और पीडीएफ को पढ़ने के लिए जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप को डाउनलोड कहां से करना है, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लें, पढ़ें आराम से। इतने कम प्राइस पे हम आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर भी यार 10% डिस्काउंट मिल रहा है। कौन सा कोड यूज करना है S10, एक बार देख लें। लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार देखोगे, आप प्राइस देखोगे, आप कहोगे यार कुछ भी नहीं, इतने तो हम वैसे ही मार्केट में जाएंगे और कुछ ले लेंगे तो खर्च हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि यार करंट अफेयर ही पढ़ लो। तो यार सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है। खुश रहेंगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर खुश रहोगे तो बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।